प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज आप लोग बीए पार्ट सेकेंड ईयर के शिक्षा में नवाचार पेपर में चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। उसको शॉर्टकट में एनकेसी कहते हैं। ये चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, नेशनल नॉलेज कमीशन, एन ये लिया के ये सी ए एनकेसी। तो यहाँ पर परिचय है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के पीएम हेतु उच्च स्तरीय सलाहकार संगठन है। तो भारत के प्रधानमंत्री हेतु ये उच्च स्तरीय सलाहकार संगठन है, जो कि उच्च स्तरीय सलाहकार संगठन है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत को एक प्रबुद्ध समाज के रूप में विकसित करना है। तो इस नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को एक प्रबुद्ध समाज अर्थात बुद्धिजीवी समाज के रूप में विकसित करना है। तो 13 जून 2005 को भारत के उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आयोग का गठन किया था। 13 जून 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आयोग का गठन किया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कार्यकारिणी में निम्न प्रकार थी। अध्यक्ष थे साइम पित्रोदा, प्रेसिडेंट थे। सदस्य थे डॉक्टर अशोक गांगुली, कॉरपोरेट लीडर। सदस्य दूसरा डॉक्टर नंदन नीलकेनी, चेयरमैन UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जहाँ से हम लोग आधार कार्ड बनता है उसके ये चेयरमैन थे। और तीसरा सदस्य डॉक्टर दीपक नैयर, भूतपूर्व वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी DU। और चौथा सदस्य है डॉक्टर जयति घोष, अर्थशास्त्री, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU। अगला सदस्य है डॉक्टर सुजाता रामादोराई, ITFR, ये भी कोई संस्था है, इसमें ये कार्य करते हैं, ये भी सदस्य हैं। अगला है डॉक्टर P बालाराम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के हैं ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, लेकिन ये सदस्य भी हैं प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए। नेक्स्ट है प्रोफेसर अमिताभ मट्टू, पूर्व वाइस चांसलर जम्मू विश्वविद्यालय, ये भी इसके सदस्य हैं। तो ये सदस्य और अध्यक्ष को आपने देखा। अब हम आगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विषय और उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विषय और उद्देश्य में है, पहले विषय हम देख रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों से निपट सकें। 21वीं शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों से निपट सकें और उसमें उत्कृष्टता ला सकें तथा भारत को ज्ञान के क्षेत्र में स्पर्धा लेने की दक्षता प्रदान कर सकें। स्पर्धा की भावना हो, कंपटीशन की भावना लोगों में। ये नेशनल नॉलेज कमीशन का विषय था। दूसरा है कृषि एवं उद्योग जगत में ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। कृषि एवं उद्योग जगत में ज्ञान के प्रयोग का प्रोत्साहन कृषि कार्य में और कॉरपोरेट उद्योग जगत में। तीसरा है कि विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रयोगशालाएं, लैबोरेटरीज में ज्ञान की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अर्थात नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं उनको बढ़ावा देना और
जो लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में प्रयोग को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उच्चतम विकास करने के लिए इस विषय में सृजन किया गया। अगला है 13 जून 2005 के अनुसार एनकेसी के उद्देश्य। तो भारत सरकार को नागरिकों के लिए एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जो दिखाई पड़े सबको, एक असरदार, इफेक्टिव, निष्पक्ष एवं जवाबदेह सेवा प्रदान करने वाली संस्था विकसित करने में सरकार की ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देना एवं सभी नागरिकों के हितों को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ोतरी करना। तो ये रहा आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विषय। अब हम उद्देश्य देखेंगे। तो 13 जून 2005 के अनुसार नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी के उद्देश्य में पहला है कि अपने ज्ञान द्वारा नागरिकों को सशक्तिकरण, जैसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रथम उद्देश्य है अपने ज्ञान द्वारा नागरिकों का सशक्तिकरण करना। जैसे अभी महिला सशक्तिकरण आप लोगों ने देखा, और तो अपने ज्ञान द्वारा नागरिकों का सशक्तिकरण करना। फिर नेक्स्ट है अपने नागरिकों को मानवीय क्षमताओं के योग्य बनाना, मानवीय, ह्यूमन कैपेसिटी। तो दूसरा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य यह भी है कि अपने नागरिकों को मानवीय क्षमताओं के योग्य बनाना। फिर तीसरा है इसका उद्देश्य आगामी कुछ शताब्दियों में भारतवर्ष विश्व में युवा शक्ति का एक शक्तिशाली ढांचा तैयार करेगा। तो भारतवर्ष युवा शक्ति का शक्तिशाली ढांचा आगामी शताब्दियों में तैयार करेगा। भारतवर्ष युवा शक्ति का शक्तिशाली ढांचा आगामी आने वाले वर्षों में, शताब्दियों में तैयार करेगा। फिर नेक्स्ट है कि चौथे में है इसका मुख्य उद्देश्य इस ज्ञान से प्रेरित विकास के लिए एक बड़ा जनांकीय लाभ देना है। एक बड़ा जनांकीय, लिंगानुपात है, जनानकीय लाभ, अर्थात स्त्री एवं पुरुषों को उचित लाभ प्रदान करना, जनांकीय लाभ प्रदान करना, इसका एक बड़ा उद्देश्य है कि भारत की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। फिर नेक्स्ट है कि ज्ञान की सृजनात्मकता में समाज के समस्त वर्गों की सहभागिता को बढ़ाना है। ज्ञान की जो सृजनात्मकता है, ज्ञान को जो बढ़ावा देना है, उसमें भारत की समस्त जनता को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है और ज्ञान को सभी के लिए एक समान रूप से आसान बनाना है और ज्ञान को सभी के लिए एक समान रूप से आसान बनाना है जिससे सब लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें। फिर नेक्स्ट है ज्ञान की, अगला है छठवां, शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार लाना ताकि वे संस्थाओं को अपनी संपत्ति न समझ बैठें। तो जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूशन है उसमें उनकी संस्थाओं में सुधार ले आना ताकि वहाँ का जो प्रशासक है, जो वहाँ अपना शासन चलाता है, जैसे मैनेजमेंट, वो अपना इसे पैतृक संपत्ति न समझ सकें
और अगला है 7वां, 21वीं सदी में शिक्षा पद्धति को मिलने वाली चुनौतियों का अच्छे ढंग से प्रतिस्पर्धापूर्ण मुकाबला करना। 21वीं सदी में जो हमें चुनौतियां मिल रही हैं शिक्षा के लिए, तो उसका मुकाबला चढ़ बढ़कर करना तथा ज्ञान के क्षेत्र में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की स्थिति में पहुंचाना, प्रतिस्पर्धा करके कंपटीशन पास करके लाभ की स्थिति में पहुंचाना। अगला है कृषि तथा उद्योग में ज्ञान को प्रोत्साहन देना। कृषि तथा उद्योग जगत में, कृषि तथा उद्योग जगत में ज्ञान को प्रोत्साहित करना, कृषि तथा उद्योग जगत में। फिर नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं में ज्ञान की संरचना को बढ़ावा देना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रयोगशालाओं में ज्ञान की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट है सरकार को ज़्यादा प्रभावशाली, पारदर्शी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी, पारदर्शी नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाना एवं ज्ञान को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में प्रसार करना। फिर अगला है इस प्रकार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ऐसा तंत्र विकसित करना चाहता था जिससे शिक्षा व्यवस्था को बल मिल सके तथा विश्व में ज्ञान प्रणालियों के बीच संपर्क आपस में ऐसा हो कि संस्थागत ढांचा स्थापित हो सके। अतः प्रशासन और संपर्क की बढ़ोतरी के लिए सूचना और संचार तकनीकों का प्रयोग किया जा सके। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो सदस्य थे कौन कौन थे? पहला थे अध्यक्ष राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC को 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक के लिए 3 साल तक के लिए निश्चित समय अवधि निर्धारित की गई थी। 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक। तो निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य थे। श्री सैम प्रितोदा ये अध्यक्ष थे, अभी हम बताए थे आपको, एक अध्यक्ष 7 सदस्य थे। तो सैम प्रितोदा 4 दशक से दूर संचार क्षेत्र में, इन लोगों का परिचय समझ लीजिए। सैम प्रितोदा 4 दशक से अर्थात 40 साल से, एक दशक में 10 वर्ष होते हैं, तो दूर संचार क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने संचार के क्षेत्र में विश्व भर में मौजूद अंतर को भरने की शुरुआत की। उनका व्यावसायिक जीवन एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप के 3 महाद्वीपों में बटा रहा है। फिर दूसरा जो है सदस्य प्रोफेसर पी बलराम, सदस्य जो हैं प्रोफेसर पी बलराम, तो को जन्म 19 फरवरी 1949 में हुआ था। बलराम जी बहुआण्विक जैव भौतिकी के प्रोफेसर हैं। इस समय भारतीय विज्ञान संस्था के पद पर बेंगलुरु में कार्यरत हैं। अभी तक वे करीब 370 शोध पत्रों पर कार्य कर चुके हैं। उनके शोध का प्रमुख विषय जैव कार्बनिक रसायन एवं बहुआण्विक जैव रसायन है। फिर तीसरे सदस्य का नाम है डॉक्टर अशोक गांगुली। सदस्य डॉक्टर अशोक गांगुली फर्स्ट सोर्स लिमिटेड एवं ABB प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वे नवंबर 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक थे। उसके बाद अगला है डॉक्टर दीपक नायर। डॉक्टर दीपक नायर ऑक्सफोर्ड एवं ससेक्स विश्वविद्यालयों
विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रबंध संस्थान IIM कोलकाता में पढ़ा चुके हैं। डॉक्टर दीपक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर सुजाता राम दोराई सदस्य। डॉक्टर सुजाता राम दोराई ने सेंट जोसेफ कॉलेज बेंगलुरु से स्नातक किया है। वे लगभग 1985 से ITFR से संबंधित रही हैं। वे राम दोराई गणित विद्यालय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रोफेसर रही। फिर नेक्स्ट सदस्य का नाम है, अभी जो सदस्यों का हम परिचय बता रहे हैं जो अभी बताए थे। अगला सदस्य है डॉक्टर नंदन नीलकेनी सदस्य। तो ये भारतवर्ष की नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नैस्कॉम के संस्थापक सदस्य हैं। डॉक्टर नील केनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक सदस्य के अलावा वे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले वे इसके प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष रह चुके हैं। अंतिम है सदस्य डॉक्टर जयंती घोष सदस्य। ये दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की हैं। वे JNU में सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के अध्यक्ष और अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर घोष के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, भूमंडलीकरण, विकासशील देशों में रोजगार के प्रारूप, माइक्रो इकोनॉमिक नीति और जेंडर एवं विकास से जुड़े विषयों पर शोध किया है। तो इतने ही योग्य एवं विद्वान सदस्य थे नेशनल नॉलेज कमीशन में। नॉलेज तो अगला हम देखेंगे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का संगठन कैसे है, नेशनल नॉलेज कमीशन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्य है प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनता है, फिर मंत्री और राज्य दोनों मिलकर आपस में संबंधित हैं। ये तीर का निशान बता रहा है। उसके बाद योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जिसको आज नीति आयोग कहते हैं, ये भी ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से इसका भी विनिमय होता रहता है आपस में। फिर NKC में अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के बाद सदस्य के बाद सहायक कर्मचारी। तो ये रहा इनका संगठन का स्वरूप। अब राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वर्क क्या है, इनकी वर्किंग ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, कार्यविधि क्या है। कार्यविधि है पहला कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग प्रधान कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तत्वाधान पर सिफारिशों पर विचार की शुरुआत करता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर विचार की शुरुआत करता है। पहला है इनका कार्यविधि। तो जो नेशनल नॉलेज कमीशन के सिफारिशें हैं उस पर विचार की शुरुआत प्रधानमंत्री कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तत्वाधान में होती है। दूसरा है कार्यविधि कि ध्यान देने एवं अमल करने के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना। तो दूसरी कार्यविधि है इनका कि ध्यान देने या अमल करने की प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना। फिर तीसरा है भारत के PM के नाम पत्र जिसमें प्रमुख सिफारिशें शुरुआती एवं प्रारंभिक, भारत के प्रधानमंत्री के नाम पत्र जिसमें प्रमुख सिफारिशें शुरुआती एवं प्रारंभिक निदानों, वित्तीय आवश्यकताओं
आदि की विवेचना के साथ संबंध व्यापक दस्तावेज। फिर चौथा है कि हित कारकों के सुझावों के अनुसार सिफारिशों निर्धारित करना और प्रस्तावों में आपसी समानता एवं उन पर निगरानी रखना। हितग्राहियों के जो विचार हैं, सुझाव हैं, उनके सिफारिश को निर्धारित करना और उनके आपसी समानता एवं उन पर निगरानी रखना। समाज, राज्य, सरकारों एवं अन्य धारकों तक सिफारिशों को पहुंचाना। तो समाज के पास और राज्य सरकार के पास जो नेशनल नॉलेज कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको पहुंचाना, सिफारिशों को, जिससे वहाँ पर उसका फॉलो अप किया जा सके, लागू किया जा सके। फिर अगला है योजना आयोग को प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ विचारों पर चर्चा करना। तो योजना आयोग को प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ विचारों पर चर्चा करना, ये भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वर्किंग कमेटी है, कार्यविधि है। फिर अगला है विभिन्न हित धारकों की पहचान एवं क्षेत्रों के प्रमुख विषयों का ज्ञान। विभिन्न हित धारकों की पहचान एवं क्षेत्रों के प्रमुख विषयों का ज्ञान प्रदान करना। फिर आठवां है कार्यविधि है क्या कि कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन करना, कार्यदलों का संयोजन, संबंध इकाइयों, जो कार्यशाला वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसका आयोजन करना, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो और गोष्ठियों का आयोजन करना। उसके बाद संबंध इकाइयों, हितधारकों के साथ व्यापक औपचारिक एवं अनौपचारिक विचार विमर्श करना। इस प्रकार 8 हो गया। 9वां है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजे जाने वाले पत्र में सिफारिशें निर्धारित करने पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में विचार विमर्श करना। तो जो प्रधानमंत्री को लेटर भेजा जाता है उसकी जो सिफारिशें हैं उस पर विचार विमर्श करना। सरकार को प्रभावशाली, पारदर्शी, उचित सेवाएं और नागरिकों को योग्य बनाने हेतु अभिज्ञान क्षमताएं उपलब्ध कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित हित ज्ञान को बांटा जा सके। अर्थात इस प्रकार का ये चर्चा और ज्ञान को बांटा जा सके, अधिक से अधिक लोगों में जनहित में ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। ऐसा ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कार्यविधि है। तो आयोग परामर्शदाता हो गया। फिर तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत में है कि पहले इसमें स्कूली शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को हल करना नितांत जरूरी है, जिससे बौद्धिक समाज का निर्माण हो सके। 21वीं शताब्दी हेतु भारतवर्ष की प्रगति के लिए अनुकूल बनाने हेतु राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तथा विकास की गति में समस्त सामाजिक भागों में सकारात्मक योगदान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग और किसी भी परिस्थिति से युक्त बच्चों को सक्षम बनाना नितांत जरूरी है। तो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
निम्नलिखित विचार कर रहा है। पहला है शिक्षा का स्तर जो होता है प्राइमरी स्तर, मिडिल स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, इन सभी के लिए तो नेशनल नॉलेज कमीशन योजनाएं बनाता है। दूसरा है सभी के लिए स्कूली शिक्षा, तो सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा कितना है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए संविधान में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य किया गया है। तीसरा है केंद्रीय कानून और केंद्रीय शिक्षा। केंद्रीय कानून का भी स्कूली शिक्षा, केंद्रीय कानून का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सिफारिश की जो पूरे देश में लागू हो, और केंद्रीय शिक्षा का सिलेबस। फिर चौथा है वित्तीय प्रावधान और विधेयक के लिए समय सीमा, फाइनेंशियल जो प्रोविजंस हैं और बिल के लिए समय सीमा का निर्धारण हो। फिर पांचवा है निजी स्कूलों की जिम्मेदारी और एक समान स्कूल व्यवस्था। निजी स्कूलों की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उनमें एक समान स्कूल की व्यवस्था का गठन किया जाए। फिर दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा, कुशल एवं सुशिक्षित श्रम शक्ति का विकास करना और लचर होने वाले पश्चिमी समाजों की अपेक्षा युवा राष्ट्र होने का लाभ लेने भारतवर्ष की तीव्र अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो प्रतिभा संपन्न कारीगर और दस्तकार एवं कुशल तकनीशियन मैन्युफैक्चरिंग एवं मूलभूत ढांचागत संसाधनों के विकास के उत्कृष्ट एवं प्रभावी बिंदु हैं। तो योग्य कारीगरों की ज़रूरत में बढ़ोतरी हो रही है, किंतु आंकड़ों के अनुसार वर्तमान तंत्र इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो हमें प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे टेक्नीशियन पैदा करना, टेक्नीशियन में है ITI, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग की विभिन्न ट्रेडों में जो शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, उसके माध्यम से हमें कुशल कारीगरों को पैदा करना, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिल सकें और हमारी जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, उसकी आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति हो सके। निरंतर बदलते परिवेश में इस तंत्र द्वारा प्रासंगिक बनाने और जनसंख्या में युवकों का अनुपात ज़्यादा होने, जनसंख्या में हमारे यहाँ युवकों का अनुपात ज़्यादा है, तो व्यावसायिक शिक्षा देने का ऐसा मॉडल आगे भविष्य बनाना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। तो प्रमाणन तंत्र एवं नियामक की स्थापना, तो प्रमाणन तंत्र एक सिस्टम बन रहा है जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो उसमें एज बाउंड है ना, तो उसके में स्किल डेवलपमेंट किया जाता है जिससे वो बालक अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके। तो मजदूरों को अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना, जिससे उनकी डिमांड बढ़ सके, कारीगरों की बढ़ती मांग को पूरा करना और वर्तमान में स्थित संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाना। व्यावसायिक शिक्षण को हाथ के श्रम से मिलाकर दयनीय रूप में देखने की समानता से मुक्ति, तो दयनीय रूप से देखने की समानता से मुक्ति पाने के लिए पूरे देश में इसकी नवीन छवि का निर्माण करना। उच्च शिक्षा क्या है? हायर एजुकेशन। तो उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों की उपाधियाँ देने को क्षमता देने वाले, विश्वविद्यालय जो डिग्री देता है उसकी क्षमता देने वाले उपाधि जो डिग्री होती है, क्षमता देने वाले एक स्वतंत्र विनियामक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। एक स्वतंत्र विनियामक निकाय, शिक्षा का तात्पर्य सेकेंडरी स्कूल से आगे की शिक्षा, उस शिक्षा के संदर्भ में माध्यकालिक विस्तृत उद्देश्य सकल भर्ती के अनुपात 2015 के अनुपात 15% की बढ़ोतरी करनी होगी। तो इसमें नियामक ढांचा होना चाहिए, उस शिक्षा के लिए धन की उपलब्धता होनी चाहिए और उस शिक्षा की मात्रा एवं क्वालिटी की संबंध, उस शिक्षा में मात्रा एवं क्वालिटी में संबंध, व्यवस्था संबंधित उद्देश्य
उसके बाद उस शिक्षा को आसान बनाना, फिर प्रशासन और संचालन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसको संचालित करने का कार्य, फिर परीक्षा एवं पाठ्यक्रम आदि तंत्र पर चर्चा होकर इसको और विकसित सुगठित बनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक के बाद उस शिक्षा हो गया, उस शिक्षा के बाद चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन। भारतवर्ष में न केवल ये चिकित्सा शिक्षा है, भारतवर्ष में न केवल गाँव में एवं शहरों के मध्य बल्कि विभिन्न राज्यों के मध्य स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में अत्यधिक असमानता है। समस्त अस्पताल जो चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और जो मेडिकल कॉलेज शहरों में हैं, जहां केवल जनसंख्या का 30-35% भाग रहता है, जैसे शहरों में जनसंख्या का 30-35% भाग रहता है, वहीं हॉस्पिटल हैं, वहीं मेडिकल कॉलेज भी हैं। स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि विगत 60 सालों के समय में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम इन दोनों परिस्थितियों को परिवर्तित करने में असफल रहे हैं। तो ये चिकित्सा शिक्षा का जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का कार्यक्रम है, पिछले 60 सालों में इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन करने में असफल रहे हैं। हमारी पूरी जनसंख्या पर इनका नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और कॉलेजों और चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी अत्यधिक प्रगति हुई है, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित विचारधारा का इसमें गठन किया। उसमें पहला है चिकित्सा शिक्षा में कि मूलभूत सुविधाओं, पाठ्यक्रम, प्रशासन एवं सुलभता से संबंधित सीमाएं और चुनौतियां। दूसरा है वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली तथा प्रदत्त शिक्षा को विकसित करना। चिकित्सा शिक्षा में वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली और उसमें जो प्रदत्त शिक्षा है, टाटा एजुकेशन को विकसित करना। फिर नेक्स्ट है तीसरा, योग अध्यापकों को आकर्षित करने एवं संस्थाओं में लगातार कार्य करने के लिए प्रेरणा देना। योग अध्यापकों को आकर्षित करने एवं संस्थाओं में लगातार कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना। फिर चौथा है औसत स्तर विकसित करने हेतु संशोधित प्रमाणीकरण के साथ आकर्षण केंद्र बनाना को व्यवस्था। शिक्षण अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अनुसंधान की व्यवस्था करना, जहां विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जा सकें। और पैरामेडिकल विषयों में लेक्चरर पेशेवर को सुदृढ़ बनाना। पैरामेडिकल जो कोर्स है उसमें जो टीचिंग के लेक्चरर्स हैं उसको सुदृढ़ बनाने का कार्य करना। फिर अगला है कानूनी शिक्षा, लीगल एजुकेशन। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञों और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया गया, तो उसमें पाठ्यक्रम को लगातार विकसित करने की विधियों को जानना कानूनी शिक्षा के अंतर्गत आता है। पाठ्यक्रम की लगातार जो विधियां हैं उसको जानना। फिर दूसरा है कि कानून की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराना, जैसे आज विभिन्न कॉलेजों विश्वविद्यालयों में कानून की शिक्षा सबको आसानी रूप से मिल रही है, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की ही देन है। अगला है योग्य शिक्षकों को आकर्षित करना और उसको कानूनी शिक्षा संस्थाओं में बने रहने के लिए प्रेरित करना। योग्य जो क्वालिफाइड टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उनको आकर्षित करना और उनको कानून के लॉ कॉलेजों में बने रहने के लिए उन्हें प्रेरित करना। और अगला है मूलभूत सुविधाओं एवं प्रशासनिक मामलों के अभिनव समाधान की खोज करना और विनिमय से संबंधित जो मामले हैं उसका जानकारी प्रदान करना। फिर अगला है विश्व की स्पर्धा में सर्वोत्तम एवं गंभीर शोध परंपरा को विकसित करना। विश्व की स्पर्धा में जो विश्व लेवल पर कंपटीशन है उसमें संबंधित जो शोध परंपरा का विकास करना है, रिसर्च का।
और अगला है कानून का निरंतर प्रशिक्षण लेने की ऐसी तकनीकी का विकास करना जो सामाजिक अर्थव्यवस्था को अलग अलग रूपों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। फिर नेक्स्ट है प्रबंधन शिक्षा, मैनेजमेंट एजुकेशन। तो इसमें है मूलभूत सुविधाओं, शिक्षण, पाठ्यक्रम, प्रशासन, संस्थाओं में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना, योग्य शिक्षकों को इसमें भी आकर्षित करने के लिए संस्थाओं में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर दूसरा है कि मूलभूत सुविधाओं, शिक्षण, पाठ्यक्रम, प्रशासन और संबद्धता, समस्याएं, चुनौतियों और सीमाएं जो हैं उनको उन बिंदुओं पर विचाराधीन है, उस पर सुझाव देना। फिर अगला है जन प्रणालियों के प्रबंधन में शिक्षण और अनुसंधान को सुदृढ़ करने और जननीति को सुदृढ़ करने की विधियां प्रबंधन शिक्षा में। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक संस्थाओं को जवाबदेही एवं स्वायत्तता से संबंधित ढांचा। फिर अगला है कि समाज के विस्तृत रूप से व्यावसायिक शिक्षा जो दी जा रही है उसमें प्रबंधन की शिक्षा है, MBA और मैनेजमेंट की जो शिक्षा है उसको विचार किया जाए नेशनल नॉलेज कमीशन, जिससे सर्वश्रेष्ठ ढंग से उसको प्रोत्साहन मिल सके। फिर अगला है इंजीनियरिंग शिक्षा। इंजीनियरिंग में भी वही सब है पॉइंट्स। तो इसमें है कि भारतवर्ष में कुल 4,15,000 इंजीनियर सन 2005 में बनकर तैयार हुए थे। ये सब ज़रूरत से बहुत कम है, किंतु संख्यात्मक रूप देखने में यह बहुत बड़ी लगती है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज आउटसोर्सिंग के रूप में दो बहुत बड़े अवसर अगले दशक में आने वाले हैं। इन सभी अवसरों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आवश्यक है कि भारत में इंजीनियरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए और उनके स्तर को विकसित किया जाए। मुक्त और दूरस्थ विद्यालय ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते तो उनके लिए खुला मुक्त विश्वविद्यालय है और ओपन स्कूल होता है। कक्षा 6 से उसकी क्लासेस चलती हैं, कक्षा 6 से 12। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर ओपन यूनिवर्सिटी हैं, BA, MA, MBA, MCA सभी कोर्सेज उसमें भी उपलब्ध हैं। जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते उनके लिए ये ओपन विश्वविद्यालय और ओपन यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसके माध्यम से ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। दूरस्थ शिक्षा के लिए सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से होना चाहिए। OCW के विकास में उद्योग की भागीदारी, मान बनाना और विभिन्न विधाओं को आपस में जोड़ना, देश में मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा, मुक्त ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जैसे आप यहाँ हैं दूसरे देश का भी अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्टेंस मोड के माध्यम से कर सकते हैं। और ओपन लर्निंग है, खुला विश्वविद्यालय, हवाई विश्वविद्यालय, इसमें छात्र नहीं होते, इसमें चाहे जब आओ तब एडमिशन ले लो। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा नियम बना दिया है, 6 महीने पर एडमिशन होते हैं। तो ये रहा आज का आप नेशनल नॉलेज कमीशन के विषय में जानकारी। ये परीक्षा में प्रतिवर्ष आता है, इसे विशेष रूप से तैयार रखें और ये लेटेस्ट नया टॉपिक भी है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर UGC की परीक्षाओं में और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होता है, इसका सदस्य कौन कितने होते हैं, इसका निर्माण कब हुआ, ये सब जानकारी आपको हमेशा रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, वीडियो क्लास। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।